दुनिया में जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल तनाव होता है तो हमारी नज़रें सबसे पहले बड़ी बड़ी हेडलाइंस पर जाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे छिपे हुए संकट की बात करने जा रहे हैं जिसका असर शायद हमारी रसोई तक पड़ सकता है। देखिए, जब भी हम मिडिल ईस्ट में किसी टकराव की खबर सुनते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है पेट्रोल डीजल की कीमतों का। लेकिन क्या हो अगर इन लड़ाइयों का एक और शायद कहीं ज़्यादा गहरा असर भी हो रहा हो, एक ऐसा खतरा जो पर्दे के पीछे पनप रहा हो। जी हाँ, और ये संकट सिर्फ हमारी गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी खाने की थाली से है। असली कहानी हमारी कारों की नहीं, हमारे पेट की है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट के एक छोटे से समुद्री रास्ते में आई रुकावट पूरी दुनिया के खेतों तक तूफान ला सकती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 33% मतलब पूरी दुनिया का 1/3 फर्टिलाइजर जो हमारी फसलों को पोषण देता है, वो सिर्फ एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? असर सीधे हमारे खेतों पर और हमारी फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। होर्मुज की रुकावट तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इसके बाद तो एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने इस संकट को एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी कि एक बहुत बड़े तूफान में बदल दिया। देखिए कि ये तूफान कैसे तेजी से बढ़ा। पहले मिडिल ईस्ट में जहाज़ों का रास्ता रुका, फिर चीन ने अपने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। उसके ठीक बाद दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रूस ने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के निर्यात पर बैन लगा दिया। और फिर रही सही कसर यूक्रेन के एक ड्रोन हमले ने पूरी कर दी। इन सब ने मिलकर हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन की जैसे कमर ही तोड़ दी। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि भाई, गैस और जियोपॉलिटिक्स का हमारे अनाज से आखिर क्या लेना देना है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? केमिस्ट्री में। अच्छा, जैसे हमें फिट रहने के लिए विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों को भी बढ़ने के लिए 3 खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। शॉर्ट में हम इन्हें एनपीके कहते हैं, और यही किसी भी फर्टिलाइजर का आधार होते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, लेकिन हम सीधे कैल्शियम का पत्थर तो नहीं खाते, हम दूध पीते हैं। ठीक उसी तरह पौधे हवा से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उन्हें ये यूरिया जैसे कंपाउंड से मिलता है। और यहाँ है इस पूरी पहेली का सबसे अहम सुराग। ये जो प्रोसेस है, यही बताता है कि हमारे खेतों का खाना कैसे जमीन के नीचे से निकलने वाली गैस से जुड़ा है। सब कुछ शुरू होता है नेचुरल गैस से। इसी गैस से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, फिर हवा की नाइट्रोजन लेके इस हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, जिससे बनता है अमोनिया। और यही अमोनिया वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे यूरिया और दूसरे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनते हैं। तो समीकरण बिल्कुल सीधा है, नेचुरल गैस नहीं तो अमोनिया नहीं, और अगर अमोनिया नहीं तो हमारी फसलों के लिए सबसे जरूरी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी नहीं बनेगा। यही वो अदृश्य धागा है जो मिडिल ईस्ट के गैस के कुओं को दुनिया भर के खेतों से जोड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि इस ग्लोबल संकट का भारत पर क्या और क्यों एक खास असर पड़ सकता है। भारत के लिए ये संकट और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ खेती सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि लगभग आधी आबादी की जिंदगी है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर की कमी का असर किसी कंपनी पर नहीं, बल्कि सीधे करोड़ों परिवारों की रोटी पर पड़ता है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। भारत यूरिया बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यूरिया इस्तेमाल करने में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर ही हैं। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। यूरिया के मामले में तो हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जब बात डीएपी की आती है तो हमारी आधी से ज्यादा जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। और पोटाश, उसके लिए तो हम पूरी तरह मतलब 100% दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। तो इस पूरी तस्वीर का निचोड़ क्या है? यही कि अपनी खेती की विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को हर साल 80 से 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया बाहर से मंगाना पड़ता है। और जब दुनिया भर में फर्टिलाइजर के लिए मारामारी हो तो ये इंपोर्ट न सिर्फ मुश्किल बल्कि बहुत महंगा भी हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस चुनौती के लिए तैयार है? इस हालात से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती ठीक सामने खड़ी है, आने वाला खरीफ सीजन। ये वो समय है जब हमारे किसान मॉनसून के साथ बुआई करते हैं और उन्हें फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या संकट के इस दौर में उनकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? इस बीच सरकार की तरफ से एक आश्वासन आया है
कृषि मंत्री ने साफ किया है कि देश में खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। समय रहते जरूरी स्टॉक जमा कर लिया गया, दूसरे देशों के साथ समझौते भी कर लिए गए ताकि सप्लाई न रुके, और अधिकारी लगातार ग्लोबल मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसमें एक जिम्मेदारी हम सबकी भी है। घबराहट में आकर जमाखोरी ना करें, क्योंकि इससे एक बनावटी कमी पैदा हो सकती है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और आखिर में ये पूरा संकट